प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, औषधि योजना लिखिएगा इसके बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा डिंडीगुल, प्रधानमंत्री द्वारा डिंडीगुल, इरोड, तिरुचि, तिरुचि और पलक्कड़। तो डिंडीगुल के बाद क्या बोला था? डिंडीगुल के बाद बोले थे इरोड। पलक्कड़ रेलवे स्टेशन पर, सॉरी रेलवे स्टेशनों पर भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, भारतीय जन औषधि, सॉरी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण, जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण सस्ती दवाइयों के लिए किया गया। इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं खरीद सकते हैं। ठीक है। सुविधा क्या होगी? चरणबद्ध तरीके से सभी प्रमुख स्टेशनों पर इसको विस्तारित किया जाएगा। ये जो सुविधा है ये चरणबद्ध तरीके से सभी प्रमुख स्टेशनों पर विस्तारित किया जाएगा। ठीक है ना? एक ओके, याद रखना इसे। और सैद्धांतिक मंजूरी के रूप में देखा जाए तो रेल मंत्रालय ने इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर जन औषधि केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की। इसके बारे में लिख लो, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के बारे में लिख लो, इसके बारे में लिख लीजिए। नवंबर 2008 में, नवंबर 2008 में 16 तारीख में हो गया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत, उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग ने, फार्मास्यूटिकल विभाग ने, फार्मास्यूटिकल विभाग ने सस्ती कीमतों पर, सस्ती कीमतों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन औषधि योजना शुरू की गई थी। आगे लिखिएगा फिर, जन औषधि योजना को, जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में सितंबर 2015 में नया नाम दिया गया। सितंबर 2015 में नया नाम दिया गया। ठीक है। जन औषधि योजना पहले हुआ करती थी 2008 में, 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। क्या रखा गया भाई? सॉरी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ठीक ना? ध्यान रखना। फिर लिखिए, योजना को और अधिक गति देने के लिए, योजना को और अधिक गति देने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को नवंबर 2016 में शुरू किया गया, है ना? जिसके तहत क्या किया जाना था? गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं प्रदान करने के लिए जन औषधि केंद्र स्थापित करने थे, है ना? पहले बता चुके हैं। सस्ती स्वास्थ्य सेवा यहां से प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। इस योजना का लक्ष्य है कि सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। सभी को का मतलब है भाई सभी को, किसी बीपीएल, एपीएल, गरीबी रेखा ऐसे की बात नहीं हुई है, इसमें सभी के लिए बात है। ठीक है ना? तो सभी वाला शब्द भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। ओके। इसके लिए एक ऐप भी शुरू किया गया। ऐप का नाम लिखिएगा, जन औषधि सुगम ऐप, सुगम मोबाइल ऐप है। लोगों को निकटतम जन औषधि केंद्र, लोगों को निकटतम जन औषधि केंद्र पहुंचने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया। इस ऐप के बारे में लिखिएगा, इस ऐप के बारे में लिखिएगा, ब्यूरो ऑफ फार्मा, PSU इन इंडिया, इंडिया द्वारा विकसित किया गया। ये जो ऐप था ना, किसके द्वारा विकसित किया गया? ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU इन इंडिया द्वारा। ठीक है ना? इसका शॉर्ट नेम अगर देखें तो BPPI, इसके द्वारा ये किया गया था, विकास किया गया। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिखिएगा,
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है? लिखिएगा, पॉइंट में लिखिए। जनता को जेनेरिक दवाओं के बारे में शिक्षित करना, जनता को जेनेरिक दवाओं के बारे में शिक्षित करना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सभी चिकित्सीय समूहों को कवर करना, सभी चिकित्सीय समूहों को कवर करना। अगला पॉइंट लिखिएगा, चिकित्सकों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की मांग पैदा करना, चिकित्सकों के माध्यम से। सर रिपीट कर दीजिए ये वाला पॉइंट। योजना के तहत सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद भी प्रदान करना, योजना के तहत सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद प्रदान करना। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता लिख लीजिए चाहे तो। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए, औषधि केंद्र स्थापित किए गए। क्यों किए गए? जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके। ठीक है ना? हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, BPPI, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU इन इंडिया, को फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत, फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत इस योजना के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के समन्वय, खरीद, आपूर्ति और विपणन में शामिल है। ठीक है। जेनेरिक दवाओं की कीमत क्या होगी? जेनेरिक दवाओं की कीमत क्या होगी? फिर ब्रांडेड दवाओं की, ब्रांडेड दवाओं की बाजार कीमत की तुलना में 50 से 90% कम कीमत पर उपलब्ध होगी, कम कीमत होगी। ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ये दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप हैं। ठीक है, ये दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप हैं। ठीक है। जेनेरिक दवा क्या होती है? अब ये भी पता होना चाहिए, जेनेरिक दवा क्या होती है? बोलिए। जेनेरिक दवा क्या होती है? जेनेरिक दवा हेडिंग दीजिएगा, एक ऐसी गैर ब्रांडेड दवाएं, एक ऐसी गैर ब्रांडेड दवाएं जो समान रूप से सुरक्षित हैं तथा चिकित्सीय मूल्य के मामले में ब्रांडेड दवाओं के समान ही प्रभावकारिता रखती हैं। ठीक है। एक अब जन औषधि केंद्र क्या होते हैं? जो जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं वो क्या काम करेंगे, उनमें क्या क्या चीजें रहेंगी वो लिख लीजिए। BPPI मतलब ये ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU इन इंडिया, इस योजना के हिस्से के रूप में, इस योजना के एक हिस्से के रूप में जन औषधि केंद्र चला रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन केंद्रों से सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन्हें डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, धर्मार्थ समितियों के द्वारा किसी भी उपयुक्त स्थान पर या, सर रिपीट कर दीजिए एक बार। किसी भी उपयुक्त स्थान पर या अस्पताल परिसर के बाहर स्थापित किया जा सकता है। हाल ही में
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का विवरण दीजिए। सबसे पहले चर्चा में रहने का मूल कारण बताना है, फिर उसके बाद आप आएंगे इस परियोजना की तरफ। इस परियोजना की तरफ जब आएंगे तो शुरुआत जहां से हो रही है जन औषधि योजना से लेकर, वो सब बताते हुए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को बताते हुए फिर उसकी विशेषता, फिर जो जन औषधि केंद्र है वो, ठीक है, इतनी सारी चीजें बतानी है, फिर एक निष्कर्ष भी देना है, ठीक ना। एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद, इसमें दक्षिण रेलवे के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 मार्च 2024 को 205 एक स्टेशन एक उत्पाद का शुभारंभ किया गया। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। अब ये जो योजना है ना, एक स्टेशन एक उत्पाद, ये किस दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है? एक भारत सरकार की ही योजना है और उसका नाम है लोकल फॉर वोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, ठीक है, लोकल फॉर वोकल दृष्टिकोण, ठीक है ना। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा भाई, देखिए क्या होता है ना, एक स्थानीय या फिर बोले स्वदेशी उत्पाद के लिए एक बाजार प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ समाज के हाशिए पर जो रहने वाले वर्ग हैं उन्हें अतिरिक्त आय सृजन का अवसर भी प्रदान किया जाएगा, ठीक है, इस योजना के माध्यम से। एक चीज और लिख लीजिए इसमें, भारतीय रेलवे इस योजना को 2024 लागू कर रहा है, 2024 में लागू कर रहा है, ठीक है, भारतीय रेलवे। इसमें क्या क्या किया जाएगा, इसमें जो स्थानीय उत्पाद होंगे ना उनको प्रदर्शित किया जाएगा, उनको बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर जगह भी अलॉट करी जाएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। एक चीज और लिख लीजिए, इसे एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के उद्देश्यों को पूरा करने वाले, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के उद्देश्यों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों को रोटेशन के आधार पर आवंटन किया जाएगा। क्या आवंटन किया जाएगा, ये जो आउटलेट हमने बोला ना उनको जगह दी जाएगी भाई। आवेदकों को रोटेशन, सभी के बाद क्या बोले? ये योजना कब शुरू हुई थी? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 2024 को शुरुआत हुई इसकी, मार्च 2022 में ही, मार्च 2022 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। तो लिख लेता हूं, उपलब्ध उत्पादों की सूची, उत्पादों की सूची। इसमें क्या क्या रहेगा, कलाकृति सबसे पहली बात तो, हस्तशिल्प, कलाकृति, हस्तशिल्प, कपड़ा, हथकरघा, खिलौना, चर्म उत्पाद, पारंपरिक उपकरण, ठीक है, रत्न आभूषण और स्थानीय रूप से प्रसंस्कृत या उगाए गए खाद्य उत्पाद, ठीक है। इसकी विशेषता भी लिख लीजिए, इस योजना की विशेषता भी लिख लो। विशेषता क्या है, रेलवे की नाममात्र राशि के लिए उत्पाद बेचने की योजना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दुकानों का आवंटन एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट। सर निविदा मतलब क्या होता है? लिखिए, बता रहे हैं।
दुकानों का आवंटन एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिससे योजना के उद्देश्यों को पूरा करने वाले आवेदकों को अवसरों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है ना। इसके माध्यम से कई सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। आवेदकों को अवसरों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है। ठीक है सर, उचित के बाद क्या है? बाप रे, उचित वितरण सुनिश्चित होता है। एक अभी ना ततैया की खोज हुई है। ततैया जानते होंगे आप लोग। इसका नाम है मिस्कोफस ततैया। इसका नाम है मिस्कोफस कालेसी है, सॉरी भाई। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा पश्चिमी घाट में डिगर ततैया की नई प्रजाति खोजी गई। क्या सर? डिगर ततैया की नई प्रजाति खोजी गई। फिर से रिपीट कर दीजिए। इसकी खोज गिरीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और कालीकट विश्वविद्यालय की एक समर्पित टीम के सहयोगात्मक प्रयास से की गई। ठीक है, ये जो मिस्कोफस कालेसी है ना, ये नाम रखा गया है डॉक्टर कालेस एस के नाम पे। ठीक है, ततैया क्या होते हैं? ततैया बताया ही अभी। ततैया के बारे में लिख लो तो। ततैया के बारे में लिखिएगा। यह मधुमक्खी की तरह दिखता है। इसे क्या क्या बोलते हैं? लिखो। ततैया, बरैया, गंधेली और हाड़ा मार दिए नहीं। इनकी अवस्था लिख लो तो। ततैया की अवस्था क्या होती है? इनकी सबसे पहले होता है लार्वा, सॉरी अंडा होता है। सबसे पहले अंडा होगा, फिर बनेगा लार्वा, फिर बनेगा प्यूपा के बाद बनेगा वयस्क। ठीक है, ओके। इनके अंडे भाई सफेद होते हैं, बेलनाकार होते हैं, छोटे अंडे होते हैं। ओके, एक चीज और याद रखना, ये जो प्यूपा होता है ना, ये प्यूपा पंखहीन होता है। और आप देखेंगे जैसे कोकून देखा आप लोगों ने, किसी ने कोकून के जैसा दिखता है वो। ठीक है। 3 समूह कौन कौन से हैं? एक तो होता है सामाजिक ततैया, एक होता है एकांत ततैया, और एक होता है परजीवी ततैया। घर की दीवार और पेड़ों पर देखे जा सकते हैं भाई। और ये अपने घोंसले ना जमीन के ऊपर या नीचे भी बना लेते हैं। लिख लीजिएगा डॉक्टर कलेस कौन है? डॉक्टर कलेस है ना, इनके बारे में लिख लीजिएगा। इन्होंने पश्चिमी घाट में तितलियों, चींटियों, ओडोनेट्स, सिकाडस और मेंटिस के वर्गीकरण पर शोध किया। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। इन्होंने लगभग 28 नई प्रजातियों की खोज की। ठीक है, हाल में इन्होंने एक खोज की है। सर हम लोग हैं इसमें श्री विल्लीपुतुर, मेगा मलाई टाइगर रिजर्व से सिल्वर लाइन तितली, इसका नाम भी लिख लो। सिल्वर लाइन तितली क्या नाम है? सिगरेटिस मेघा मलाई एंसिस। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, याद हो अगर आप में से मसरूफा अनन्या फलक किसी को। त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। इसमें वर्तमान में त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। ठीक है, याउंडे घोषणा लिख लो भाई, क्या है ये?
याउंडे घोषणा। चलिए देखिएगा, 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में कैमरून की राजधानी याउंडे में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसी को हम बोलते हैं याउंडे घोषणा। किससे संबंधित है आ जाएगा प्रश्न पेपर में, तो मलेरिया से होने वाली मौतों को मलेरिया। कम करने, है ना। किसका है ये? 11 अफ्रीकी देशों का है भाई। कहां पर हुआ था? कैमरून में हुआ था। कब हुआ था? मार्च में हुआ था। बात क्लियर हो गई? सर राजधानी क्या है? कैमरून की राजधानी में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। लिखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैमरून सरकार द्वारा सह मेजबानी में इस पर हस्ताक्षर किया गया। याउंडे सम्मेलन हुआ है ना, वो कैमरून सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन इन दोनों ने मिलकर करा है इसको, ठीक है। इस सम्मेलन और इसी सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ है। इसमें क्या होगा? इसमें मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित जो 11 अफ्रीकी देश हैं, वहां के स्वास्थ्य मंत्री सब उस बैठक में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसे समाप्त करने के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया सबने मिलकर, ठीक है, याद रखना। और इस ये चीज और लिख लीजिए इसमें। इस सम्मेलन में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री कौमा वैश्विक मलेरिया भागीदार फंडिंग एजेंसियां, वैज्ञानिक, नागरिक समाज संगठन और अन्य प्रमुख मलेरिया हितधारक एकत्र हुए, ठीक है। देशों के नाम लिख लीजिए जो 11 अफ्रीकी देश इसमें शामिल हुए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं भाई? नाम है बुर्किना फासो, इसका नाम है ये बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा, तंजानिया, ये सभी देश इसमें शामिल रहे हैं, ठीक है। ये जो 11 देश है ना विश्व अफ्रीका के, पूरे विश्व में जो मलेरिया से होने वाली मौतें हैं उसमें 95% की हिस्सेदारी रखते हैं ये 11 देश मिलकर, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा सा इसको। इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें देखो, सबसे पहली बात तो डेटा, इसके माध्यम से डेटा प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश सुनिश्चित किया जाएगा। चाहो तो लिख लो पहले। इसके माध्यम से डेटा प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश सुनिश्चित करना, मलेरिया नियंत्रण, उन्मूलन में नवीनतम तकनीकी मार्गदर्शन लागू करना, और राष्ट्रीय तथा उपराष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया नियंत्रण प्रयास को बढ़ाना है, ठीक है। ऐसा देखो क्या करेंगे ना, मलेरिया नियंत्रण प्रयास को बढ़ाना है। ये जो स्वास्थ्य मंत्री बैठक किए हैं, इसमें इन लोगों ने किस बात पर ध्यान रखा कि बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए, कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा भाई, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश भी किया जाएगा अच्छा खासा, बहुक्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ वित्त पोषण, अनुसंधान, नवाचार, इस सब साझेदारी की जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। मलेरिया बीमारी क्या है? किससे होती मलेरिया बीमारी? लिख लीजिए, मलेरिया के बारे में लिख लो। फीमेल एंडीज मच्छर के काटने से। लिखो तो पहले। परजीवियों के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है, जो संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है।
ऐसे 5 परजीवी हैं जिनकी वजह से मनुष्य में मलेरिया बनता है, मलेरिया बीमारी फैलती है, वो 5 परजीवी है, ठीक है। उन 5 में से 2 परजीवी ऐसे, 2 प्रजातियां ऐसी हैं जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये 2 प्रजातियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। लिख लीजिए 5 में से 2 प्रजातियां, पॉइंट करके लिखिए, 5 में से 2 प्रजातियां कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करती हैं। ये रोग कहां पे देखा जा सकता है? लिखिएगा भूमध्य रेखा के आसपास, अगला पॉइंट करके लिख लीजिएगा, भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिख लो अफ्रीका और एशिया के ज्यादातर देश शामिल हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में कुल मलेरिया के मामले में 77% मामले भारत में हैं। भारत में भी कहां कहां होता है? राजस्थान, मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्य। अब कैमरून के बारे में देख लेते हैं। कैमरून क्या है भाई? कैमरून एक देश है फिलहाल, क्या है, क्या मतलब है? अफ्रीकी देश है। राजधानी अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, इसकी राजधानी क्या है ना? याउंडे, याउंडे। याउंडे, हाँ। इसको अगर हम देखेंगे मैप में तो आप बना सकते हैं इसका मैप, एक ऐसे मैप बन जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे करके इसका मैप है भाई, ऐसे करके सब कुछ मैप है, ठीक है। इतना क्लियर नहीं बना है लेकिन ऐसे ही कुछ है ये। इसमें अगर देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? गिनिया की खाड़ी, गिनिया की खाड़ी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में यहां पे आपको मिलेगा गैबन, यहां पे मिल जाएगा गैबन, यहां पे मिलेगा कांगो, कांगो यहां पे है। ये पूरा एरिया देखेंगे तो ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, पूरा नाम लिख लेना। यहां पर देखेंगे तो चाड, चाड यहां पे है। इधर देखेंगे तो नाइजीरिया नजर आएगा, इधर आपको नाइजीरिया नजर आएगा, ठीक है। और यहां पे ना इसका जो यहां पे ये क्या है? ये चाड झील है, चाड झील है यहां पे, ये एक बॉर्डर ये भी बना रही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए आपको भाई? कैमरून की राजधानी अभी हमने बता ही दिया, याउंडे है ना। एक यहां पे कुछ नदियां हैं, एक नदी है इसमें सनागा, एक नदी है ऐसे ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके यहां पे गिर रही है, इसका नाम है सनागा, ठीक है। सनागा नदी है, ये कहां गिर रही है? आके गिनिया की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। और आप यहां पे देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, यहां पे आपको मिलेगा कैमरून पर्वत, कैमरून पर्वत मिलेगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4095 मीटर, ठीक है। 4095 मीटर ऊंचा है ये, ओके, ठीक भाई। तो ये चीज में ध्यान रखनी है। इसके जो सीमाएं जिससे जिससे लग रही है वो जरूर याद रखना। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो, गैबन, गिनिया की खाड़ी, नाइजीरिया, चाड, चाड झील, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। सनागा एक नदी है, मेरे ख्याल से ये आपके कैमरून की सबसे लंबी नदी भी होगी, क्योंकि यहां से निकल रही है, यहां इतना लंबी दूरी तय कर रही है, ठीक है। यही सबसे लंबी नदी भी होगी यहाँ, ठीक है। ये भी बात भी हमें याद रखनी है। कैमरून है मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देश, अफ्रीका में स्थित है। लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये हमने इसको बना लिया अगर ना मैप, तो फिर सीमाओं की को लिखने की जरूरत नहीं, किससे किससे सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है ना। यही जो गिनी की खाड़ी है ना, ये गिनी की खाड़ी है, गिनी नहीं, गिनी की खाड़ी है, सॉरी। सर यहाँ से प्राइम मेरिडियन क्रॉस कर, हाँ ये गिनी की खाड़ी है भाई, अटलांटिक महासागर। हाँ, और इक्वेटोरियल गिनी भी है ये, यहाँ पे कांगो, गैबन यहाँ पे है ये है, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? 200 से ज्यादा यहाँ पे जनजातियां, भाषाई समूह पाए जाते हैं, और ठीक है।
1 जनवरी 1960 को स्वतंत्र हुआ था, 1 जनवरी 1960 को स्वतंत्र हुआ है, ये लिख सकते हैं। और 20 सितंबर 1960 को यूएन की सदस्यता मिली है इसको, ठीक है, ओके। ठीक है, फिर अंटार्कटिका में अभी बर्फ पिघलने से घूर्णन गति में कमी आ गई है। तो घूर्णन गति किसकी बात हो रही होगी? पृथ्वी की बात हो रही होगी, है ना। पृथ्वी के घूर्णन गति में कमी टॉपिक है भाई आपका, घूर्णन गति में कमी। क्यों ऐसा हुआ है? इसकी गति में कमी क्यों आई है? क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से, ठीक है, ओके। ऐसा एक अध्ययन आया है। अच्छा, अंटार्कटिका के साथ एक नाम और भी जोड़ लीजिए, उसका नाम है ग्रीनलैंड। आप में से किसको पता है कि ये ग्रीनलैंड कौन से देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? डेनमार्क। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होने के बावजूद भी ग्रीनलैंड किसी यूरोपीय देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये विशेषता है। और ग्रीनलैंड के बारे में बता रहे हैं ना, तो एक आप लोग सुने होंगे संरक्षित प्लेट सीमा गति का नाम सुना आप लोगों ने? भूगोल पढ़ते हो, संरक्षित प्लेट सीमा गति, अपसारी प्लेट सीमा गति, अभिसारी प्लेट सीमा गति, संरक्षित प्लेट सीमा गति। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये संरक्षित प्लेट सीमा गति का परिणाम है, गति का परिणाम है। बात समझे? ये भी लिखने लायक है। इसका प्रकाशन किसमें किया गया? जो पृथ्वी के घूर्णन गति में कमी आई है, इसका प्रकाशन हुआ है नेचर पत्रिका में। नेचर पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। किसने इसका अध्ययन किसने किया? इस बात का शोध किसने किया है? तो लिख लीजिए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हैं, नाम है डंकन एग्न्यू, और इनकी टीम, इनके द्वारा किया गया है ये शोध, ये अध्ययन इनके द्वारा हुआ है। इस अध्ययन में बताया गया है कि पृथ्वी हमेशा एक ही गति से नहीं घूमती है। मतलब ये कहते हैं कि समन्वित वैश्विक समय में जो भिन्नता पाई जाती है, उसका मूल कारण है कि पृथ्वी की गति में होने वाला परिवर्तन, पृथ्वी की घूर्णन गति में होने वाला परिवर्तन। ये तैयार हो गया, एक स्टेटमेंट आपके लिए तैयार हो गया। ये शोध है भाई, ऐसे गलत नहीं हो सकता कि जो पृथ्वी है वो हमेशा एक ही गति से नहीं घूमती है। इसका मतलब है लगभग घूमती भी है एक ही गति से, लेकिन हमेशा नहीं घूमती। अगर पृथ्वी हमेशा नहीं घूमती एक ही गति से, तो भाई जाहिर सी बात है समन्वित वैश्विक समय में भिन्नता पाई जाती है। अब स्टेटमेंट आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, कथन और कारण, स्टेटमेंट असर्शन, कि समन्वित वैश्विक समय में भिन्नता पाई जाती है, कथन हो गया। कारण हो जाए कि पृथ्वी हमेशा एक ही गति से नहीं घूमती है, क्या हो जाएगा? कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, बात समझ में आई? जैसे हम सब क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग ये जानते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, और ये है 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है। ये क्या है? ये कौन सा क्षेत्र माना जाता है पृथ्वी के गति के हिसाब से? है, लिखिएगा, इसी से संबंधित है, लीप सेकंड। लीप सेकंड क्या होता है? लीप सेकंड लिख लीजिए। पृथ्वी के घूर्णन की धीमी गति, पृथ्वी के घूर्णन की धीमी गति की भरपाई करने, धीमी गति की भरपाई करने और समन्वित वैश्विक समय को सौर समय के साथ समकालिक बनाए रखने के लिए सार्वभौमिक
सार्वभौमिक समय में एक अंतराल सेकंड या 1 सेकंड जोड़ा जाता है। एक अंतराल सेकंड या 1 सेकंड जोड़ा जाता है, इसे लीप सेकंड कहा जाता है, लीप सेकंड। ठीक है, तो याद रखना भाई। ओके, तो ये चीज हो गई। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए लीप सेकंड में। पहली बार 1972 में जोड़ा गया था, पहली बार 1972 में जोड़ा गया था लीप सेकंड। ठीक है, कब जोड़ा जाता है? जून या दिसंबर में, जून या दिसंबर में। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना है, ये जो पृथ्वी की गति धीमी हो रही है, इसका मूल कारण ये भी है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति कम हो रही है, इसके कारण क्या क्या हो गए? अभी तक 2 कारण हमको समझ में आ गए। एक कारण तो समझ में आया कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, और दूसरा कारण हमको समझ में आ गया वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है ना। 2 कारण आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे अभी के लिए। पृथ्वी के घूमने की गति प्रति घंटा कितनी होती है? लिख लो चाहे तो। पृथ्वी के घूर्णन की गति 1674 किलोमीटर प्रति घंटा लड़ाकू विमान की गति के बराबर। ठीक है, और हमें इसके घूमने का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप जब देखेंगे अंतरिक्ष स्टेशन या उपग्रहों के जरिए तो आपको पृथ्वी घूमती हुई ही नजर आएगी, फिर हम सब भी घूम रहे होंगे। अरे घूमती है पृथ्वी तभी ना, सूर्य पूरब से निकलता तो पश्चिम में चला जाता, फिर सुबह पूरब में आके निकलता है ना, वही चीज है। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की हैं, है ना। पृथ्वी की गति 2 प्रकार कौन कौन सी? एक घूर्णन है जिसको दैनिक बोलते हैं, एक परिक्रमण है जिसको वार्षिक बोला जाता है। घूर्णन का मतलब है अपनी जगह पे, अपनी धुरी पर इसको घूमना है, अपनी धुरी पर घूम रही है पृथ्वी, ये घूर्णन है, जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर रही है। जो परिक्रमण है वो सूर्य की परिक्रमा करना है उसे, और फिर कौन से आकार में? अंडाकार कक्षा में घूमती है ये पृथ्वी, सूर्य का जब चक्कर लगाती है इस तरीके से। अब अपनी जगह पे जो घूमेगी वो घूर्णन गति है, जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण गति बोला जाता है। एक है दैनिक गति, दूसरी है वार्षिक गति। दैनिक गति से क्या क्या चीजें होती हैं? दैनिक गति से आप देखेंगे, जाहिर सी बात है दिन और रात हो सकते हैं। परिक्रमण से हाँ, और परिक्रमण से ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, जलवायु बदलती है। नहीं किसी को भूकक्षा क्या होती है? भूकक्षा क्या होती है भाई? भूकक्षा का मतलब है पृथ्वी जिस कक्षा में, जिस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है उसी को हम भूकक्षा बोलते हैं। सूर्य की परिक्रमा कौन से मार्ग पे करती है? अंडाकार मार्ग पे करती है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, यही है भूकक्षा। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, 365 सही 1/4 है ना, यही होता है। एक परिक्रमण कितने दिन में पूरा होता है? 365 सही 1/4 मतलब 6 घंटा। ठीक है, फिर बाद में जाके फरवरी महीना में जुड़ जाता है, 4 साल जब लगातार हो जाता है, उसके बाद वो फरवरी उस साल 29 दिन की हो जाती है, नहीं तो वैसे 28 दिन की रहती, तब उस साल पूरा एक साल जो होता है वो 366 दिन का हो जाता है, फिर बनता है वो लीप ईयर, है ना। तो ध्यान रखना इसको। एक चीज और फैक्ट याद रख लो, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, पृथ्वी की धुरी का झुकाव जो है ना, 23 डिग्री कितना है? 23 डिग्री है। इस वजह से ना सभी जगह पर लिख लीजिए तो, पृथ्वी के धुरी के झुकाव के कारण सभी जगह पर दिन रात की अवधि एक समान नहीं होती। जो धुरी का झुकाव है उसका एक प्रभाव यह है कि सब जगह दिन और रात की अवधि समान नहीं होती है। ठीक है ना। चलो, ग्रीष्म अयनांत जो होता है वो उत्तरी अयनांत होता है, शीत अयनांत जो होता है वो दक्षिणी अयनांत होता है। ग्रीष्म अयनांत कब होगा? 21 जून वाली स्थिति में। 21 जून वाली स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत।
ये कहाँ होगा? उत्तरी क्षेत्र में, है ना? ठीक है। और शीत अयनांत कब होगा? तो ये होगा 22 दिसंबर, शीत अयनांत होगा ये दक्षिणी अयनांत भी बोलेंगे इसको, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक है, ये बात भी याद रखना भाई। ग्रीष्म अयनांत कहाँ पे होगा? उत्तर गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे? कर्क रेखा 38 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा कि मकर रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, ये होगी कर्क रेखा की स्थिति, और ये होगी मकर रेखा की स्थिति। मतलब सूर्य होगा इस समय मकर रेखा पर, तभी ना हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी। अगर कर्क रेखा पर चमके तो गर्मी, तब तो हमारे यहाँ गर्मी होती है, और क्या। और एक चीज अब आप लोगों को हम बताए हैं कई बार, ITCZ के बारे में। ये जो ITCZ होता है ये किस पे निर्भर करता है? ITCZ, इंग्लिश टाइम, ये जो ICZ है ना, ये सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर सूर्य उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है तो ये खिसकता रहता है, उत्तर में दक्षिण में। उत्तरायण सूर्य हुआ उत्तर की ओर खिसकाएगा, दक्षिणायन सूर्य हुआ तो दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उस समय, अभी क्या बता रहे थे? ITCZ जो है ना, वो भारत के उत्तरी क्षेत्र तक आ जाता है, गंगा के मैदान तक, मान के चलो गंगा के मैदान तक पहुंच जाता है, ये इसके ऊपर तक निकल चलता है। ये प्रश्न पूछा गया सर है। अगर हम बोलेंगे कि बिहार, क्योंकि बिहार में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बिहार को बोल सकते हैं कि ITCZ वहां से गुजर रहे हैं। गुजरता तो यूपी से भी नहीं है, तो सर और फिर और कहाँ पे सर? लेकिन गंगा का मैदान तो उसको बोलो। गंगा का मैदान तो यूपी बिहार में है ना, ये सर, तो बस ITCZ यहाँ तक आ जाता है। अरे 23.5 डिग्री पे वो सीधा चमक रहा है ना, तो 10 डिग्री उत्तर तक जा सकता है ये खिसक के। बात समझे? इतना हो सकता है। तो गंगा के मैदान तक पहुंचता है ये ITCZ गर्मी के मौसम में। ठीक है, UAPA क्या नाम है इसका पूरा? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन। पूरा नाम क्या है इसका? बोलिए ना, क्या नाम है इसका? प्रिवेंशन एक्ट, यही तो है ना भाई? नहीं पता है क्या? अब क्या हुआ है, ये चर्चा में क्यों रहा है? सबसे पहले तो लिख लीजिए UAPA। चर्चा में क्यों रहा है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, चर्चा में रहने का कारण क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय के माध्यम से कुछ बात सामने आई है, मतलब मद्रास उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चर्चा में आया। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के कारण चर्चा में आया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी एक मतलब उन्होंने दिया है, फैसला दिया है मद्रास उच्च न्यायालय ने कि UAPA के तहत बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? ओके, लिख लीजिए। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत बैंक खातों को फ्रीज ना करने का फैसला दिया है। ठीक है, ओके। इसमें 2 न्यायमूर्ति रहे भाई इस समय, नाम लिख सकते हैं उनका। अधिनियम 1967 बोले। हाँ, MS रमेश, और न्यायमूर्ति हैं दोनों, न्यायमूर्ति MS रमेश और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ, सुंदर मोहन की खंडपीठ ने चेन्नई के तमिलनाडु डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के बचत बैंक खाते को
डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के बचत बैंक खाते को फ्रीज करने के केंद्र सरकार के एक कार्यकारी आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है। सर ट्रस्ट के बचत बैंक खाते को फ्रीज करने के केंद्र सरकार के एक कार्यकारी आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया। ठीक भाई, तो ट्रस्ट के बैंक खाते को, बचत बैंक खाते को फ्रीज करने का केंद्र सरकार ने फैसला क्यों लिया था? कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। कारण क्या है? कारण लिख लो भाई। इस ट्रस्ट पर यह आरोप लगाया गया है कि एक प्रतिबंधित संगठन है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ऐसा बताया गया कि इस प्रतिबंधित संगठन को इसने सहायता दी है, ऐसा एक संदेह व्यक्त किया गया है। लिख लीजिए, कारण क्या रहा है? प्रतिबंधित संगठन, हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सहायता देने का संदेह था। ठीक है, हो गया? यस सर। ध्यान रखना भाई। अब यूएपीए के बारे में लिख लो क्या है, इतना ही याद रखना बस, ज्यादा नहीं। यूएपीए क्या है? नाइनटीन 1967 है, ये पहले हमको पता हो गया है। उद्देश्य लिखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? भारत विरोधी ब्रैकेट में भारत और विदेशी भूमि पर, भारत विरोधी ब्रैकेट में भारत और विदेशी भूमि पर गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना है। 2019 में संशोधन हुआ, ये लिख लीजिए। संशोधन क्यों किया गया था? संशोधन का उद्देश्य लिख लीजिए, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में और अधिक प्रभावी बनाना। ठीक है, हो गया? जी सर। विस्तार और अनुप्रयोग भी लिख लीजिए, विस्तार और अनुप्रयोग भी लिख लीजिए। देखो भाई, इसका जो कानून होगा ना पूरे देश में लागू है, पूरे देश में लागू, पहली चीज तो यही है। और भी लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट, इसके तहत आरोपित कोई भी व्यक्ति सजा पाने के लिए उत्तरदायी है, चाहे वह अपराध देश में किसी भी स्थान पर किया हो। पूरे भारत पर लागू है, तो उस व्यक्ति को जरूर दंडित किया जाएगा इस अधिनियम के तहत जो देश के किसी भी स्थान पर ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है ना? ठीक है, अपराध किया होगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके प्रावधान भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर लागू होते हैं। मतलब भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति होगा उस पर लागू है, वो विदेशी नागरिक होगा उस पर भी लागू होगा वो। ठीक है, और बाकी भारत के कोई विदेश में बैठे होंगे तो उन पर भी लागू होगा। ये भारत का नागरिक होगा, विदेश में कहीं नौकरी चाकरी कर रहा हो, उस पर भी लागू हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, यदि कोई पानी का जहाज या एयरक्राफ्ट भारत में पंजीकृत है तो उसमें सवार व्यक्ति पर भी यह कानून लागू होता है। उस पर सवार एयरक्राफ्ट के बाद क्या बोले? भारत में पंजीकृत है तो उसमें सवार व्यक्ति पर भी यह कानून लागू होता है, चाहे वह किसी भी देश का हो। ठीक है, हो गया? अब इसमें देखो प्रश्न दिया जाएगा तो ऐसे ही प्रश्न दे दिया जाएगा, इसके स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, है ना? पूरे देश में लागू है, इसके तहत आरोपित कोई भी व्यक्ति भारत के मतलब देश के किसी भी स्थान पर अपराध किया है तो उसे इस अधिनियम के तहत सजा पाने का वह उत्तरदायी होगा, उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, इसके तहत जो प्रावधान भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर लागू होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट एक और आ जाएगा, एक और स्टेटमेंट ऐसे जहाज वाला भी आ सकता है। तो जहाज वाला क्योंकि थोड़ा सा अजीब टाइप का स्टेटमेंट बन जाएगा, अगर नहीं पता रहेगा तो आप क्या करेंगे, जहाज वाला तो गलती कर देंगे। अच्छा, गलत क्यों करेंगे?
उसको कहेंगे नहीं नहीं, इसमें इसमें कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाज तो भाई जहाज है, सवारी गाड़ी है, उसमें विदेशी व्यक्ति भी बैठ सकता है, तो उसको तो नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि उस जहाज जो भारत में पंजीकृत है, उस जहाज पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों पर यह कानून लागू होगा। सभी व्यक्ति मतलब चाहे भारत का व्यक्ति है, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, कहीं का कुछ भी, रूस का भी, सभी पर यह लागू हो जाएगा अगर उस जहाज में बैठे हुए हैं तो। बात समझे भाई? ओके, ठीक है, हो गया। अच्छा, एक हमने यूएवी के बारे में आप लोगों को बताया था ना, मानव रहित हाइब्रिड वाहन के बारे में बताए थे कि नहीं? आईआईटी जोधपुर के द्वारा तैयार किया गया है मानव रहित हाइब्रिड वाहन। टॉपिक है आज का पहला, हाइब्रिड वाहन। ठीक है, इसे तैयार किया किसने है? आईआईटी जोधपुर ने तैयार किया है। उद्देश्य इसका रहा भाई, राहत बचाव के कार्य को सरल बनाना और ऑयल फील्ड में रिसाव होने पर पता लगाना, यही इसका काम है, उद्देश्य है। तो लिख लीजिए, राहत बचाव के कार्य को सरल बनाने, राहत बचाव कार्य को सरल बनाने तथा ऑयल फील्ड रिसाव, ऑयल फील्ड में रिसाव होने पर पता लगाकर उसे रोकने के उद्देश्य से आईआईटी जोधपुर के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, विशेषता क्या है इसकी विशेषता क्या है? यह जमीन, वायु और पानी के नीचे चलने में सक्षम है। ठीक है, मतलब साफ है। इसको इसी तरह से बनाया गया है कि यह समुद्र तटों पे, नदियों में, पानी के नीचे होने वाला जो कटाव है, तेल रिसाव है, उसका एक मैप तैयार कर सके। ठीक है, इसे चलाने के लिए एक सुदृढ़ गणितीय प्रणाली विकसित की गई है। इसको एहिंगास पक्षी की प्रजाति से प्रेरणा लेकर विकसित किया गया है। वाटरप्रूफ भी है और 3D मुद्रित भी है, 3D मुद्रित प्रोटोटाइप है। नियंत्रण कैसे किया जाएगा इस पर? इसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा? लिख लीजिएगा, रिमोट कंट्रोल ट्रांसमिशन द्वारा। महत्व क्या है इसका? हवा से पानी गोता लगा सकता है, ये गोता लगा सकता है। ये सेम पानी के अंदर से हवा में उड़ान भर सकता है। ये हवा से पानी की सतह पर उतर सकता है। ठीक है,
ठीक है। पानी की सतह से पानी के अंदर गोता लगा सकता है। और एक और लिख लीजिएगा, पानी के अंदर से सतह पर आ सकता है। अगला पॉइंट, 15 मिनट तक हवा में 15 मिनट तक हवा में और 8 घंटा पानी के भीतर रह सकता है। रिपीट कर 15 दीजिए मिनट सर। 15 मिनट तक हवा में और 8 घंटा पानी के भीतर रह सकता है। ठीक है। अभी तक ये लिख लीजिए चाहे तो ब्रैकेट में या अलग से ही लिखे पॉइंट। यह तकनीक अमेरिका और चीन जैसे देश के पास है। अमेरिका और चीन के पास है, अब भारत के पास भी हो गया। ठीक है, अमेरिका, चीन, फिर भारत। भारत मतलब तीसरा देश ऐसा बन गया है जिसके पास ये वाली सुविधा आ चुकी। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में पहली बार ऐसा कोई स्वदेशी उत्पाद विकसित किया गया है। वो जो पक्षी के बारे में बोले थे ना, एनहिंगा या एनहिंगा ही लिखिए। ये है क्या, कैसा पक्षी है भाई, इसके बारे में भी लिख लो। लिखिए इसके बारे में। तो इसकी जानते हैं, चोंच बहुत बड़ी होती है, और इसको देखा जाए तो ये जैसे गिद्ध, नहीं गिद्ध देखा होगा आप लोगों ने, गिद्ध होता है उसी तरह इसके शरीर बनावट दिखेगी आपको, सारस की तरह इसकी गर्दन। वैसे पंखों जो फैलाएगा तो आपको सारस के जैसा ही दिखेगा। लंबी लंबी चोंच है इसकी। इसके जो पंजे होते हैं ना, जालीदार पंजे होते हैं। लिखिएगा, यह एक प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी है। डार्टर परिवार के एनहिंगडे से संबंधित है। जमीन और पानी के नीचे चलने में सक्षम है। इसके कई सारे नाम हैं, अन्य नाम लिख लो चाहे तो। स्नेक बर्ड, डार्टर, अमेरिकन डार्टर और वाटर टर्की, ये अन्य नाम है इसके। ठीक है। ये जो शब्द है ना, बहुत सारा है। लिखिएगा, यह शब्द मतलब यानी एनहिंगा शब्द की बात कर रहे हैं। यह शब्द ब्राजीलियाई तुपी भाषा के एनिंगा से लिया गया है। एनिंगा से आया है, लिया गया है। अर्थ क्या होता है इसका? अर्थ लिखो तो, शैतान पक्षी या सांप पक्षी। ठीक है, शैतान या सांप पक्षी। बाहरी नासिका छिद्र नहीं होते। बाहरी नासिका छिद्र नहीं होते। तो सांस कैसे लेते होंगे ये? त्वचा से। लिखिए, अपने एपिग्लॉटिस के माध्यम से सांस लेते हैं। ठीक है। ये जानते हैं क्या करते हैं? मछली पकड़ने में माहिर होते हैं, और भी छोटे शिकार जो करते हैं ये सब अपनी चोंच के ही उस पे करते हैं। इनके पास तेजी बहुत होती है। ये जो बनाया गया है इसी के आधार पर हमें अंदाजा लगा सकते हैं कितना तेज पक्षी होगा ये। वो जो तेजाई होती है वो शिकार के लिए होती है, और इनका जो चोंच होता है वो मछली पकड़ने में अच्छा खासा यूज करते हैं। पतली चोंच होती है फिलहाल। ठीक है, ओके, ठीक है। कहां पर पाए जाते हैं? विश्व के कहां पाए जाएंगे? गर्म, उथले पानी, दलदली भूमि में पाए जाते हैं भाई।
ठीक है। इनकी प्रजातियां भी हैं। इनकी देखो 2 प्रजातियां हैं, 2 उपप्रजातियां अमेरिका में पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं ए एनहिंगा और एक होती है ए ल्यूकोगैस्टर। जो ए एनहिंगा है ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ, तो एंडीज के पूर्व में पाई जाती है, त्रिनिदाद टोबैगो के द्वीपों के पूर्व में पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो ल्यूकोगास्टर है ये दक्षिणी अमेरिका में मैक्सिको, क्यूबा, कैरिबियाई द्वीप, ग्रेनाडा में भी पाया जाता है। ठीक है। ये 2 उपप्रजातियां इनकी होती हैं। ठीक है ना। चलो अरे कछुओं के लिए हैचरी, कहां पर बना है, तमिलनाडु में। सबसे पहले तो यही लिखें, तमिलनाडु में बना है तो तमिलनाडु सरकार ने बनाया भाई, तमिलनाडु सरकार ने बनवाया इसको। ठीक है। ओके, लिख लीजिए फिर। तटीय बहाली मिशन के तहत, तटीय बहाली मिशन के तहत तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु सरकार के द्वारा कछुओं को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल, कछुओं को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए जलवायु लचीली हैचरी का निर्माण किया जा रहा है। हैचरी लिखे हैं ना, हैचरी है। स्पेलिंग गलत मत कर देना, बता देना भाई, पूछ लेना अगर गलत आए तो। ठीक है। जिसका प्रमुख लक्ष्य समुद्री जीवन खासकर ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा के, ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा के महत्व के बारे में मछुआरों तथा स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाना और उन्हें सशक्त बनाना। मछुआरे के बाद क्या बोले? और स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाना तथा उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है। अच्छा, जानते हैं इनका निर्माण, हैचरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, कहाँ कहाँ? तो चाहो तो लिख लो शहरों के नाम या जिलों के नाम। चेन्नई लिख लो। ओके। चेन्नई में देखो, चेन्नई में 4 हैचरी बनाई गई है। 336 यहाँ पे घोंसले हैं उनके। 33,786 अंडों को इकट्ठा किया गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है विल्लुपुरम, चेन्नई विल्लुपुरम, कुड्डलोर, नागापट्टिनम, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और थूथुकल। इतने जगहों पर ये हैचरी बनाई गई है। ठीक है। ओके। हैचरी है क्या सर? बताते हैं। हैचरी का मतलब होता है ना एक आवास टाइप का है। ठीक है, बात समझे? पालन, जैसे पशुपालन होता है ना, वैसे ही हैचरी भी एक क्या है, एक आवास है इनका। ठीक है। वहाँ पे इनके अंडों को संजोया जाएगा, मतलब रखा जाएगा, अंडे कलेक्ट किए जाएंगे, सॉरी वहाँ घोंसले बनाए जाएंगे, अंडे इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है ना। और पिछले 5 साल का डाटा रहा है, पिछले 5 साल का जो डाटा रहा है उसमें ये बताया गया है कि 2022-23 सॉरी
2019-20 में देखें तो 66,141 अंडे दिए गए और उनकी हैचलिंग की गई है 56,470 की। 2019-20 में ये आंकड़ा रहा। 20-21 में 1,07,698 अंडे दिए, उनमें से 55,744 अंडों को की हैचलिंग हुई है। ठीक है, फिर 21-22 में आप देखेंगे तो 1,64,542 अंडे दिए। ठीक है, और उनमें से 1,26,475 अंडों को अंडे उसमें सही सलामत रहे, कुछ खत्म भी हो जाते हैं भाई, ऐसे नहीं। 22-23 में 2,16,887, उनमें से 1,82,917, मतलब ऐसे आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है। और 2023-24 का आंकड़ा है कि 2,21,197 अंडों में से मात्र 11,377 अंडों की हैचलिंग हो पाई थी। ठीक है, ये आंकड़े हैं पिछले 5 साल के, इन्हीं पर थोड़ा ध्यान रखना है, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। ओके, तमिलनाडु में जो टोटल हैचरीज है वो 45 हैचरीज का निर्माण होगा पूरे तमिलनाडु में, जितने शहरों का नाम बताए, स्थानों का नाम बताए हैं। उनमें से जो घोंसले बनेंगे, घोंसलों की संख्या होगी 1650 के लगभग, मतलब 1648। ठीक है, और बात करें अगर अंडों की, तो अंडे कितने कलेक्ट होंगे? 2,21,197। ठीक है, मतलब इस तरीके से आंकड़ा और दिया गया इसमें। इसकी विशेषता क्या होगी भाई? भाई एक घर बन गया है तो आदमी सुरक्षित रहेगा नहीं, वो सब सुरक्षित रहेगा जो रहने वाला वहां पे है। तो जाहिर सी बात है, इसकी विशेषता चाहे तो लिख लीजिए। इसमें ऑलिव रिडले कछुए, ऑलिव रिडले हम लिखवाए हैं ऊपर, ऑलिव रिडले कछुए अपने अंडे सेने के लिए सुरक्षित परिस्थिति में होंगे, अपने अंडे सेने के लिए सुरक्षित परिस्थिति में होंगे। तापमान, दूसरा पॉइंट, तापमान और भारी वर्षा की निगरानी के लिए डेटा लॉगर से सुसज्जित, डेटा लॉगर से सुसज्जित होंगे। ठीक है, और ये भी याद रखना, पिछले 5 साल में तमिलनाडु सरकार ने पहली बार सबसे ज्यादा, मतलब तमिलनाडु सरकार ने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के आधार पर देखा जाए तो तमिलनाडु सरकार ने सबसे ज्यादा घोंसले तैयार किए हैं। ठीक ना, ये याद रखना है। कितने जिले हैं ये आपको हमने बता ही दिया है, लिख लीजिए चाहे तो। 8 जिलों के एक अगला पॉइंट है, 8 जिलों के 10 स्थानों पर, 8 जिलों के 10 स्थानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मद्देनजर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मद्देनजर पहली बार जलवायु लचीला कछुआ हैचरी स्थापित किए गए। ठीक है, अभी पहला? कितने तापमान का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिख लीजिए तो। तापमान का ऑलिव रिडले कछुए पर प्रभाव, लिख लीजिएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार तापमान और ऑलिव रिडले कछुओं के लिंगानुपात के बीच एक जटिल संबंध है। ठीक है, लिंगानुपात सर, लिंगानुपात के बीच एक जटिल संबंध है। मतलब जानते हैं, वो तापमान ही बताता है कि वो जो अंडा है या जो बच्चा निकलने वाला वो कौन सा होगा, जेंट्स मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, मतलब तापमान से ही निर्धारित होता है कि उनके अंडों से निकले हुए बच्चों का लिंग क्या होने वाला है, मेल या फीमेल। मतलब कि अगर मान लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान है तो जो बच्चे होंगे अंडे से निकले हुए वो क्या होंगे, फीमेल होंगे, अगर 32 डिग्री से ऊपर का तापमान रहा तो। अब अगर 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान रहा तो मेल पैदा होंगे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सोचो। ऑलिव रिडले कछुआ, लिख लीजिए इनके बारे में। इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम लिखो। लेपिडोचिल्स, लेपिडोचिल्स ओलिवेसिया, लेपिडोचिल्स ओलिवेसिया।
इनकी लंबाई होती है 60 से 70 सेंटीमीटर। वजन कितना होता होगा इनका? 20 से 25 किलोग्राम। किलोग्राम वजन है भाई, बहुत भारी भरकम होते, छोटे मोटे नहीं है। ये क्यों जाने जाते हैं, किसके लिए फेमस है, इनकी प्रसिद्धि क्या है? लिख लीजिए तो। अपने समकालिक सामूहिक घोंसले के शिकार, अपने समकालिक सामूहिक घोंसले के शिकार या अरीबाडा, अरीबाडा के लिए जाने जाते हैं। और जानते हैं ये इतना बुद्धिमान होता है जब ये तट पर आता है ना, तमिलनाडु के तट पर ज्यादातर आते हैं, जब ये तट पर आता है तो पहले तो बिल खोदता है बढ़िया, बालू को खूब सारा हटा देता है, उसमें फिर जाके बैठ जाता है, उसी में फिर अंडे अपने दे देता है आराम से। ठीक है, हमने एक दिन दिखाया भी था आप लोगों को कैसे अंडा देता है ये लोग। अंडा देते हैं, अंडा दे के वो उस गड्ढे से बाहर आते हैं, फिर जो बालू होती है ना उससे उसको ढक देते हैं पूरा अंडा, वैसे 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 फिर ढक दिया जाता है, फिर वो अपना धीरे से समुद्र में चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, तो जब बच्चे निकलते रहते जैसे जैसे वो फिर अपना मिट्टी को हटा के ऊपर से बालू को जो कुछ रहता है उसको हटा के वो भी समुद्र में भाग जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का शिकार कर लेते हैं ये जो चिड़िया, जो पक्षी उड़ते रहते हैं ना समुद्र पर, वो सब उनका शिकार कर लेते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो भाग ही जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं? समुद्र और तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, वहीं पे पाए जाते हैं। इनके प्रजनन के बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। इनके प्रजनन के बारे में अगर समझें तो इनका जो प्रजनन का समय होता है, यौन परिपक्वता तक पहुंचने और अपना पहला क्लच देने में इनको करीब 15 साल लग जाते हैं भाई। प्रजनन लग जाते हैं। प्रत्येक 1 से 3 साल में प्रजनन करते हैं, 1 से 3 साल में प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब कितने अंडे देते हैं? कितने अंडे? प्रत्येक मौसम में लिख लो, प्रत्येक मौसम में कितना अंडा देते हैं ये? 90 से 130 अंडा। अब वो भी कितना? 1 से 3 क्लच। इनके अंडे विकसित होने में कितने समय लगेंगे, कितने दिन लगते हैं? अंडों को विकसित होने में 50 दिन लग जाते हैं। ठीक है, कहां कहां पाए जाते हैं ये, कहां कहां पर आते हैं? तो एक जगह है गहिरमाथा, गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य। कहां पर है ये? ओडिशा में है, लिख लीजिए तो। को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनको खतरा क्या होता है? इनको खतरा किस चीज से है? देखो, मांस के लिए शिकार करना इनके लिए खतरा है वो। ठीक है, मछली पकड़ने वाले जाल में कभी फंस जाते हैं तो वो भी एक खतरा ही होता है। इनके अंडे को ज्यादातर मनुष्य क्या करते हैं? चुरा लेते हैं या नष्ट कर देते हैं। ठीक है, मनुष्य जो होते हैं ना। और एक चीज याद रखना, इनको खतरा होता है ना कुत्तों से भी, सुअर से, पक्षी से, अन्य और शिकारी जो होते हैं ना उनसे, जो इनके अंडों को खा जाते हैं। और यही रीजन है कि ये क्या करते हैं, अपने अंडों को बड़ा सुरक्षित ढंग से सेते हैं। गड्ढा, थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोदते हैं ये अंडे को देने के लिए, फिर जब अंडे दे देते हैं तो उसको ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं अच्छे से, फिर भी ऐसा हो जाता है। गहिरमाथा के बारे में लिख लो आप, गहिरमाथा के बारे में लिख लो, इसके बारे में लिख लो क्या है ये। भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। इस पे कई बार पेपर में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, हो गया। अब यह उड़ीसा का एकमात्र समुद्री अभयारण्य है गहिरमाथा। और उड़ीसा सरकार ने क्या किया था, लिख लो। उड़ीसा सरकार ने 1997 में इसे कछुआ अभयारण्य घोषित किया। ठीक है ना। संरक्षण की स्थिति लिख लीजिए तो। IUCN में कौन सी स्थिति मिली हुई इनको? विलुप्त वाली स्थिति।
एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये, ठीक है। साइट्स, CITES, साइट्स ये परिशिष्ट वन में संरक्षित हैं, परिशिष्ट वन में संरक्षित हैं, ठीक है, परिशिष्ट वन में संरक्षित हैं। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची वन में है। शेर, बाघ, घड़ियाल वाली स्थिति इनकी भी। ये वन्यजीव अधिकरण सूची वन में ही रखता है सब कुछ। क्या चाहिए? टर्म है, लिखना भी चर्चा में रहा है ये। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है ये? ग्रीडफ्लेशन क्या होता है भाई? लिख लीजिए तो। यह कीमतों में बढ़ोतरी मांग, कीमतों में बढ़ोतरी मांग और पूर्ति से नहीं बल्कि कारपोरेट लालच से प्रेरित होती है। क्या होता है ना, ग्रीडफ्लेशन में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं लालच जनित मुद्रास्फीति, ठीक है, इसको बोलते हैं लालच जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, देखो कीमतों में बढ़ोतरी जो होती है वो मांग या पूर्ति के आधार पर नहीं निर्धारित होती, बल्कि निर्धारित होती कॉर्पोरेट लालच। लालच क्या है? लालच ये है, कंपनियां इनपुट लागत प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, कृत्रिम रूप से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कर देती हैं, ठीक है। अपस्फीति प्रभाव पता होगा आप लोगों को, डिफ्लेशन इफेक्ट पता होगा आप लोगों को, मुद्रास्फीति सर। लिख लो अपस्फीति प्रभाव, अपस्फीति प्रभाव लिख लो। यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में सामान्य गिरावट है, यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में सामान्य गिरावट है, ठीक है। मतलब है कि भैया अगर अपस्फीति तेज होती है, तीव्र होती है, तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था को अपस्फीति के चक्कर में डाल देगी। इसमें क्या होता है ना, इस प्रभाव में क्या होता है, क्योंकि अपस्फीति प्रभाव देख रहे हैं, तो प्रभाव ये होता है, अगर मान लीजिए कीमत घटती है, इस स्थिति में अगर कीमत घटती है तो जाहिर सी बात है उत्पादन स्तर भी कम होगा, और अगर उत्पादन स्तर कम होता है तो मजदूरी भी कम हो जाती है, मजदूरी कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम होती है, डिमांड कम होने की वजह से क्या हो जाता है, कीमत और भी घटती है फिर, है ना। और फिर जब कीमत और भी घटती है तो बेरोजगारी का उच्च, मतलब बेरोजगारी का हम वो देख सकते हैं, एक लंबा चौड़ा दायरा, बेरोजगारी अब बढ़ गई बहुत तगड़े से, ठीक है। ये होता है अपस्फीति प्रभाव। एक शब्द और है इंतिफादा। इंतिफादा क्या होता है? ये भाई देखो अरबी शब्द है, पहली बात तो अरबी शब्द है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ लिख लो उथल पुथल, उथल पुथल, या फिर किसी से छुटकारा पाना, किसी से छुटकारा पाना, ये इसका मतलब है, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग कहां हुआ है? प्रयोग लिख लो, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के रूप में, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के रूप में। मतलब यह है कि इजराइल के खिलाफ एक संगठित विद्रोह से इसका मतलब है जिसे फिलिस्तीनी समर्थन प्राप्त है। हमास के जो आक्रमण जारी हैं, जारी आक्रमण को तीसरा इंतिफादा कहा जा रहा है। हमास के आक्रमण को क्या कहा जा रहा है? हमास के आक्रमण को तीसरा इंतिफादा कहा जा रहा है, ठीक है। तो पहला दूसरा कब आया था? पहला आया था भैया 87 में, 1987 में, और दूसरा आया पहला आया था 1987 से 1993 के बीच में, और दूसरा आया था 2000 से 2005 के बीच में, ठीक है। ट्रेजरी बिल आपको पता होगा, निंदा प्रस्ताव भी आपको पता होगा। सार्वभौमिक स्वीकृति क्या होती पता है किसी को? ट्रेजरी बिल क्या होता है? लिखो तो बताते हैं। सार्वभौमिक स्वीकृति लिखो पहले,
भौमिक स्वीकृति। लिखिएगा, एक ऐसी तकनीकी आवश्यकता जो यह सुनिश्चित करती है कि, ठीक है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी वैध डोमेन नाम व ईमेल पते को स्क्रिप्ट भाषा वर्ण की लंबाई की परवाह किए बिना सभी इंटरनेट है ये सक्षम एप्लीकेशन डिवाइस और सिस्टम द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाता है। ट्रेजरी बिल, लिख लो। एक मिनट